नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स की श्रृंखला 16 के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। इसके पहले मैंने कुछ श्रृंखलाएं कराई हैं, तो मैं चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाएं और उन्हें भी देखें। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, इससे आपका पूरा का पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा। अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यात्री के लिए आकाश कैसा प्रतीत होगा? देखिए, वो काला दिखाई देगा। काला क्यों दिखाई देगा? देखिए, जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी यहां पर क्या है? यहां पर हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल है तो वायुमंडल के जरिए प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, मतलब स्कैटरिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष की बात करें, तो जो हमारा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में क्या होता है कि वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है। जब वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। यही कारण है कि हमको आकाश का जो रंग होता है वो काला दिखाई देता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बरसात के दिन पानी पर छोटी ऑयली फिल्में शानदार रंग दिखाती हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, जो इसका मुख्य कारण है उसको हम कहते हैं व्यतिकरण। हमने आपको साउंड में भी व्यतिकरण पढ़ाया था, और देखिए, जो साउंड वेव्स होती हैं और जो प्रकाश होती है उसकी प्रॉपर्टी लगभग मिलती रहती है, मैच करती हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि प्रकाश की दो लाइट्स, ठीक है, एक कोहेरेंट सोर्स से आ रही है। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की कोई एक ये लाइट है और एक प्रकाश की हम कोई दूसरी लाइट लेते हैं, प्रकाश की एक ये दूसरी लाइट है। तो देखिए, कंडीशन इसमें क्या होती है? इसमें जो कंडीशन होती है, पहली चीज जो कंडीशन होती है हमारी, वो होती है कि इनका जो टाइम पीरियड टी है वो सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इनका जो तरंग दैर्घ्य है वो सेम होना चाहिए। और फिर क्या होता है कि जब ये आपस में मैच करती हैं, जैसे कि ये आई आपस में दोनों किरणें मिल गई, तो मिलने के बाद इनके अंदर क्या होता है कि आप देखेंगे कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमें क्या होता है कि हमें कलरफुल लाइट दिखाई देती है। तो वही चीज इसमें प्रश्न में भी पूछा जा रहा है। देखिए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि बरसात के दिन में पानी पर छोटी ऑयली फिल्में शानदार रंग दिखाती हैं। तो जो रंग होता है ना, एक तरीके से वो ऊर्जा होता है। तो ये एक तरीके से हमारा प्रकाश का व्यतिकरण का ही एप्लीकेशन होता है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि इंद्रधनुष गठन का क्या कारण है। देखिए, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। दूसरा दिया है पानी की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का प्रसार। तीसरा दिया है पानी की बूंदों का आयनीकरण। और चौथा दिया है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो देखिए, हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी। देखिए, अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, और अगर हम बात करें तो उसमें प्रसार भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से ये जो होता है, ये टू मेजर इंसिडेंट होता है। ये टू मेजर इंसिडेंट होता है, दो मुख्य घटना होती है इंद्रधनुष के बनने के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा डी, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? देखिए, इसमें हो जाएगा लाल बत्ती कम से कम फैलती है। हमने आपको बताया था कि ये एक प्रिज्म है और प्रिज्म में प्रकाश की एक किरण आ रही है। प्रकाश की एक किरण आ रही है, जब प्रिज्म में गुजरती है तो प्रिज्म क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को 7 कलर में डिवाइड कर देता है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे VIBGYOR, तो नीचे साइड में देखिए तो सबसे ज्यादा जो है किरणें मुड़ जा रही हैं। लेकिन ऊपर जो है, जो रेड हमारा है, ये सबसे कम मुड़ता है। कारण इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब मुड़ने का ये है
तरंग दैर्घ्य इसका ज्यादा है, मतलब क्या होगा, प्रकीर्णन इसका कम होगा, और जब इसका प्रकीर्णन हमारा कम होगा तो दूर से ही हमको लाल बत्ती दिखाई दे जाएगी। इसीलिए जो भी सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, उसमें हम लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समुद्र के सीपी का सुनहरा दृश्य किसके कारण होता है? तो देखिए, ये जो घटना होती है, ये घटना भी विवर्तन के कारण ही होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि जो पानी के बुलबुले होते हैं उसमें भी कलरफुल होता है, इसी प्रकार से हमारा विवर्तन भी होता है। वही विवर्तन की घटना थी कि डिफरेंट प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उसके बाद से एक सोर्स पे पड़ रही हैं, इनका टाइम पीरियड और इनका आवर्तकाल ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों का आवर्तकाल सेम होना चाहिए, दोनों का तरंग दैर्घ्य सेम होना चाहिए, ठीक है। और जब ये आपस में मिक्स होती हैं तो फिर इनके बीच में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस वजह से हमको कलरफुल दिखाई देता है। तो जो समुद्र के अंदर सीपी होती है वो जो गोल्डन कलर की दिखाई देती है, तो उसका भी कारण हमारा विवर्तन होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, हम आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देते हैं। ये देखिए, ये ध्रुवीकरण क्या होता है? ध्रुवीकरण का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमारी ये एक लाइट बीम है, ठीक है, ये हमारी एक लाइट बीम है, मतलब प्रकाश की किरणें हैं, और ये किरणें किस प्रकार से हैं? अध्रुवीय हैं। ये अध्रुवीय हैं। अध्रुवीय का मतलब ये इसमें इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों प्रकार की वेव है। ई का मतलब इलेक्ट्रिक हो गया, एम का मतलब मैग्नेटिक। जब हम इसको एक पोलराइजर से पास करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, तो क्या होता है कि इसमें से मैग्नेटिक बीम निकल जाती है और सिर्फ जो है हमारी इलेक्ट्रिकल बीम बचती है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? एंटी ग्लेयर ग्लासेस आपने सुना होगा, एंटी ग्लेयर ग्लासेस आपने सुना होगा। हाँ, एंटी ग्लेयर ग्लासेस मतलब चश्मा। तो उसमें क्या होता है कि जो हमें फालतू चमक रहती है वो दूर हो जाती है और हमें स्पष्ट दिखाई देता है, हमें धूप नहीं लगती है। ये सारे एप्लीकेशन जो हमारे होते हैं वो ध्रुवीकरण के होते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक तारा आकाश में टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, तारा टिमटिमाता नहीं है, तारे का जो लाइट है वो तो स्टेबल रहता है, इसकी जो लाइट होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है, लेकिन हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन की परिघटना मैंने आपको बताई थी कि जैसे कि ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, ये पारदर्शी माध्यम है। अब इसके एक तरफ विरल माध्यम है और दूसरी तरफ सघन माध्यम है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि बीच में हमारा ये लंब है। तो जब प्रकाश की किरण आती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आती है, तो ये विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर आ जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक है। तो इसी परिघटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये एक बाल्टी है और इसमें हमने पानी भर दिया है, और इसमें हम देखिए अगर यहाँ पर एक हम छड़ रखते हैं, वो छड़ थोड़ी सी हमें टेढ़ी दिखाई देती है, हालांकि टेढ़ी होती नहीं है। वो कारण ये हो रहा है कि पानी के बाहर ये कौन सा माध्यम है, ये हो गया विरल जिसको कहते हैं रेयर मीडियम, और ये हो गया सघन जिसको कहते हैं डेंस मीडियम। तो अभिलंब की ओर आती है, तो इसलिए हमें छड़ थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। या आप बात कर लीजिए कि ये हमारी एक बाल्टी है, इसमें हम पानी भर दें अगर, और यहाँ पर अगर हम एक सिक्का यहाँ पर डाल देते हैं, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं तो सिक्का हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका भी कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो ये सारे एप्लीकेशन अपवर्तन के होते हैं, जहाँ पर भ्रम वाली स्थिति होती है वो सब अपवर्तन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब प्रकाश की एक तीक्ष्ण किरण कोलाइडल घोल से गुजरती है तो प्रकाश में किस प्रकार की घटना होती है? देखिए, प्रकाश में होती है प्रकीर्णन की घटना। अब कोलाइडल घोल क्या होता है? जैसे हमारा जो दूध होता है, ठीक है, दूध हमारा क्या होता है? ये कोलाइडी सॉल्यूशन होता है, कोलाइडी घोल होता है, ठीक। तो अब जब इसमें से प्रकाश की किरण जाएगी, मान लीजिए कि गिलास है,
इसमें दूध रखा हुआ है, इसमें मिल्क है, ठीक है। प्रकाश की किरण जब इसमें आती है, आने के बाद वो बिखरती है, ठीक है, स्कैटर होता है, बिखर जाती है। तो जब बिखरती है तो उसका हमको पाथ दिखाई देता है, मतलब उसका हमको मार्ग दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो बिखर भी जाती है, प्लस उसका मार्ग भी हमको स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि पानी के गिलास में अगर हम बात करें, पानी के गिलास से अगर हमारी किरणें पास होती हैं तो हमको उसका पाथ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है कंप्लीटली। लेकिन देखिए दूध ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जब इसमें से किरण पास होगी तो पहली बात तो स्कैटर होगी, मतलब बिखर जाएगी, प्रकीर्णन उसमें होगी। दूसरी चीज है कि उसका हमको रास्ता दिखाई देगा कि किस रास्ते से ये डिफ्लेक्ट हो रही है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को उपयोग करने की सलाह दी जाती है कौन सा लेंस? देखिए, मायोपिया मतलब होता है, आप जानते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस। उसके बाद से जो पावर ऑफ कॉनकेव मतलब अवतल की होती है, अवतल लेंस, उसको हम डिनोट करते हैं माइनस से। ये पूछता है कि माइनस हम किसके लिए लगाते हैं, या माइनस अगर किसी के चश्मे की पावर है तो उसको किस प्रकार का दोष है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कभी ना कभी गलत हो जाता है अचानक से। तो देखिए, आपके जो प्राथमिक कलर होते हैं वो होता है लाल, पीला और हरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृग मरीचिका उदाहरण है। तो देखिए, हमने बताया था कि मृग मरीचिका में आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, केवल प्रकाश का अपवर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, केवल प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए इसमें जो सबसे सही उत्तर है बी और सी में आप कंफ्यूज होंगे। देखिए बी और सी में सबसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है सी, इसलिए इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें अपवर्तन की भी घटना होती है और परावर्तन की भी घटना होती है। जैसे कि हम बताते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम रेगिस्तान में जा रहे हैं, रेगिस्तान है, ये हमारा रेगिस्तान है, और मान लीजिए कि ये रेगिस्तान में बालू है, यहाँ पे मान लीजिए ये सूरज है जहाँ से प्रकाश आ रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है रेगिस्तान में वो हाई रहता है। जब टेम्परेचर हाई रहता है तो यहाँ के जो कण हैं वो ऊपर उठते हैं, ठीक है। जब कण ऊपर उठते हैं तो यहाँ मीडियम कौन सा बन जाता है, विरल माध्यम बन जाता है, ठीक। और ऊपर साइड में क्या होता है, सघन माध्यम बन जाता है। तो अब प्रकाश की किरणें जब आएंगी तो वो थोड़ा सा टिल्ट भी होंगी और फिर उनका परावर्तन भी होगा, इसलिए यहाँ पर अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है। तो सबसे सही एक्सप्लेनेशन है अपवर्तन और प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की घटना आधारित है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैंने बताया था कि एक ये नली टाइप का होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर मतलब कि एक पाइप समझ लीजिए, और इसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है कि जब इसके अंदर प्रकाश की किरणें आती हैं 45 डिग्री के एंगल पर टकराते हुए और पूरे फाइबर में ट्रेवल करती हैं, और ये जो टकरा रही हैं इसमें होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये परिघटना इसमें होती है। और इसमें क्या होता है, सबसे अच्छी बात ऑप्टिकल फाइबर में कि अगर हम कहें कि लॉसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ये मिनिमम होता है। इसलिए आज के जितने भी टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं या जहां भी नेटवर्किंग से रिलेटेड काम किया जाता है या आप अपने घर में इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो आजकल सुन रहे होंगे कि डीएसएल लाइन के जगह पे ऑप्टिकल फाइबर लाइन्स आ रही है, जिससे हमारी नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। यही कारण है, क्योंकि इसमें लॉस कम से कम होता है इंफॉर्मेशन का। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकाश के नीले रंग की उपस्थिति के साथ प्रकाश की कौन सी घटना जुड़ी हुई है? देखिए
व्यतिकरण के बारे में मैंने बताया, परावर्तन के बारे में मैंने बताया, अपवर्तन के बारे में मैंने बताया, और ये घटना जुड़ी है प्रकीर्णन से। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया था ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे क्या है हमारा वायुमंडल है। वायुमंडल में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल जो होता है गैस प्लस डस्ट प्लस स्मॉल पार्टिकल जो होते हैं उनका मिक्सचर होता है। ठीक है, इनका मिक्सचर होता है ये वायुमंडल। तो जब प्रकाश की किरणें आती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो इन पॉइंट से टकरा के बिखरती हैं, तो ये प्रकीर्णन की घटना होती है। और सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बिखरता है, तो हमारा जो है बैगनी कलर जो है, बैगनी और नीला, बैगनी और नीला में प्रकीर्णन अच्छा खासा होता है। इसी वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और ये जो घटना होती है प्रकीर्णन की घटना होती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि देखिए लेंस किससे बना होता है। तो सबसे पहले लेंस बनता है आपका फ्लिंट ग्लास से। ठीक, अगर हम पायरेक्स की बात कर रहे हैं तो जितने भी लैब के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रयोगशाला के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लैब के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारे पायरेक्स ग्लास से बनते हैं। साधारण ग्लास क्या हुआ, आप घरों में भी देखे होंगे, बर्तन इत्यादि बनाए जाते हैं। देखिए कोबाल्ट क्या होता है, ये कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कांच में। ठीक है, तो चलिए, हाँ एक कांच और है जिसको हम कहते हैं क्राउन। क्राउन कांच से क्या बनता है, क्राउन से बनता है चश्मे का लेंस बनता है। ठीक है, इससे चश्मे का लेंस बनता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है। देखिए लैम्बर्ट का जो नियम है वो प्रकाश की तीव्रता से संबंधित है। अब जब इसके बारे में पढ़ेंगे लैम्बर्ट के बारे में, तो लैम्बर्ट ने यही बताया था कि अगर कोई होमोजेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, और इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की एक वर्णी मतलब एक कलर की एक वर्णी प्रकाश पास होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ प्रकाश तो पास हो जाएगा और कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा। तो वही इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश की इंटेंसिटी होती है वो जो जितना प्रकाश डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बराबर होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो खैर इसका एक मैथमेटिक फार्मूला भी होता है, मैंने बस आपको एक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए बता दिया कि मतलब लैम्बर्ट का नियम कहता क्या है। तो प्रकाश की तीव्रता से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पानी की टंकी उथली दिखाई देती है जब इसको ऊपर से देखते हैं। तो मैंने कहा जहां जहां पे भ्रम की स्थिति है, भ्रम, जहां पे आपको भ्रम हो, भागो भूत आया वाला, वहां पे सब अपवर्तन होता है। सिक्का उठा हुआ दिखाई दे रहा है, मछली अपनी जगह पे नहीं दिखाई दे रही है, क्षण टूटी हुई दिखाई दे रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, ये सारा एग्जाम्पल किसका है, अपवर्तन का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी तरंगों को फैलाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए न्यूट्रल वेव्स और मीडियम वेव्स तो वैसे भी हटा दीजिए, ऐसी कोई वेव्स होती नहीं है, हम लोगों ने नामकरण नहीं किया है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, नो मीडियम रिक्वायर, ठीक है, नो मीडियम रिक्वायर, इसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब बच कौन सी रही है हमारे पास, मैकेनिकल वेव, तो यही हमारा मैकेनिकल वेव सही आंसर होगा। और मैकेनिकल वेव भी मैंने आपको बताया था दो टाइप की होती है। मैकेनिकल वेव में ये अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्घ्य भी होती है, ठीक है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है। और जो हमारी साउंड वेव होती है वो अनुप्रस्थ होती है, ये भी आपको पता है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। हाइड्रोमीटर क्या करता है, रिलेटिव डेंसिटी नापता है, सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। टीडीएस मीटर क्या करता है, ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड नापता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, मतलब कि हमारे पानी में जितने भी मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम या मैग्नीशियम या पोटेशियम, इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये हम टीडीएस मीटर से नापते हैं,
जैसे कि हमारे घरों में आरओ लगा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस उसका फुल फॉर्म होता है आरओ, जिसे हम पानी प्यूरिफायर भी कहते हैं। तो आरओ में हम जो पानी पीते हैं उसमें हम टीडीएस चेक करते हैं। तो देखिए पीने के पानी का टीडीएस आपका कितना होना चाहिए, 600 से 1000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर शहरों की बात करें इस समय तो इतनी ज़्यादा गंदगी बढ़ गई है कि हम लोग 200 से 250 के बीच में रखते हैं। और कैरेट मीटर क्या करता है, कैरेट मीटर ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड नापता है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता, ठीक है, कैरेट मीटर। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच समान अंतर वाले तत्वों के परमाणुओं को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आइसोटोन्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह गति जो किसी गिरती हुई वस्तु को प्राप्त होती है जब गुरुत्वाकर्षण और वायु प्रतिरोध वस्तु पर बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अंतिम गति, इसको कहते हैं अंतिम गति। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कैनाल की किरणों की खोज किसने की थी, कैनाल रेज जिसको कहते हैं, कैनाल रेज, ठीक है। इसकी खोज की थी यूजीन गोल्डस्टीन ने। जे थॉमसन की बात कर लें, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रॉन्टजन की बात कर लें, इन्होंने एक्स रेज की खोज की थी। कासिमिर फंक की बात कर लें तो इन्होंने विटामिन्स की खोज की थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की श्रृंखला और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। फिर से अगली श्रृंखला में इसी जोश के साथ मैं आपसे मिलूंगा, आपका मित्र। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।